नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप और आज का ये पॉडकास्ट है उन बच्चों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आप यदि टेंथ और एट्थ फेल हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर मिलने वाला है। साथ ही जो टेंथ और ट्वेल्थ पास कर लिए हैं वो भी अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, कि धन अर्जित करना चाहते हैं या अपनी स्किल सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। साथ ही मित्रों, आप देख रहे होंगे कि जहाँ ट्वेल्थ पास होने के बाद एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है और जबकि पद होते हैं बहुत कम। जैसे मैं अभी नीट की बात करूं तो करीब करीब 1,30,000 के आसपास सीट्स रहती हैं और 23 लाख बच्चे उसमें बैठते हैं। तो क्या आप समझ सकते हैं कि 23 लाख बच्चों को नीट में प्रवेश मिल सकता है क्या? नहीं। तो फिर क्यों ना हम अपना वो जो समय नीट के एग्ज़ाम में वेस्ट करते हैं या किसी अन्य कंपटीशन में वेस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम ऐसी स्किल सीखें जो हमारे जीवन में काम आ सके और हम राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकें। मित्रों, भारत सरकार की जो ITI का सेक्टर है बहुत शानदार है और यदि आप इसमें जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपका भविष्य उज्ज्वल ही होता है। आज इसी सब बात करने के लिए हमारे साथ ITI गंजवासुदा के जो प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ हैं, मोहित राजपूत जी। राजपूत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो मोहित जी, मैं सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि 8th और 10th का ऐसा सुना है कि जो किसी कारण से ड्रॉप कर गए थे या उनकी पढ़ाई छूट गई किसी कारण से, तो उनके लिए भी अभी आपके पास कोई ऐसी योजना है जिससे कि उनको भविष्य का निर्माण स्किल सीख के किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। जो आज का परिवेश है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले 10 से 12 सालों में भारत जो है कौशल के लिए बहुत ज़्यादा अपने प्रयास कर रहा है। भारत सरकार प्रयास कर रही है और भी वैश्विक स्तर पे भी आज की डेट में हुनर और कौशल के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी। जैसा कि हम देखते हैं कि अन्य जो देश हैं, चाइना, जापान, वहाँ पर 12 साल, 14 साल, 15 साल के बच्चे जो हैं वो अपने आप में इतने हुनरमंद और कौशलिक होते हैं कि उनको काफ़ी सारे काम घर के अपने जस्ट लाइक एक आप ये बोल सकते हैं कि एक जरा सी वायरिंग करना, थोड़ा बहुत आपको कोई भी डेवलपिंग करना। आजकल के वहाँ के बच्चे तो काफ़ी सारे आपका जो है टूल्स बना लेते हैं, टूल्स के साथ काम कर लेते हैं, फैब्रिकेटिंग का काम कर लेते हैं। ये उनके लिए एक मैंडेटरी तरीके से उनको है ना 12 से 15 साल में कर दिया गया, तैयार कर लिया गया। तो उसी स्तर पर भारत सरकार का भी ये प्रयास काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है पिछले 10 से 12 सालों में कि हम हमारे यहाँ के जो टीनेजर्स हैं और जो हमारे स्कूल्स की जो शिक्षा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्कूल में भी आज की डेट में एक मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हुए आज हम ये समझते हैं कि कौशल और हुनर आज की डेट में होना हर बच्चे के लिए जरूरी आवश्यक है और इसके लिए कोई निर्धारण नहीं होता उम्र का, इसके लिए कोई पात्रता नहीं होती किसी सर्टिफिकेट की। ये किसी बच्चे में तो हम ये देखते हैं कि कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा खाना बना सकता है तो वो अपने आप में उसकी उम्र की कोई सीमा नहीं है। वो 8वीं से भी बना सकता है, वो 8 साल, 12 साल, 15 साल से भी अपना काम कर सकता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं AI के ज़माने में लोग बाग बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे वो अपनी मशीन लर्निंग और जो आपकी कोडिंग होती है वो बिना किसी सर्टिफिकेट के, बिना किसी एक क्लास जाए और ऑनलाइन के माध्यम से कोडिंग करना और ये सब लैंग्वेज डेवलप करना सीख रहे हैं। भारत में बहुत ही एक मैं नाम नहीं जानता लेकिन एक सरदार जी हैं जो बालक हैं बहुत छोटे, लेकिन उन्होंने वैश्विक स्तर पे अपने भारत की कोडिंग और AI लर्निंग में बहुत अपनी पहचान बना रखी है। ठीक है। तो उसी को हम देखते हुए हमने अपने जो हमारा जो व्यवसाय से कोर्सेस हैं उन्होंने उनको करने के लिए 8वीं और 10वीं की पात्रता निर्धारित की है कि अगर आप 8वीं पास हैं और 10वीं पास हैं, कुछ कोर्सेस हमारे यहाँ 8वीं से भी है, जैसे वेल्डर का कोर्स है। तो वेल्डर हम ये जानते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने काफ़ी समय पहले किसी समस्या के कारण आज बासोदा और विदिशा क्षेत्र की ऐसे कई सारे मुझे छात्र ऐसे मिले हैं जिन्होंने धन
कभी धन की कमी के कारण, कभी पारिवारिक जिम्मेदारी होने के कारण अपनी पढ़ाई 8वीं के बाद छोड़ दी है और खेती किसानी या किसी चीज़ों में लगा है, जिससे वो अपना अर्जन करके अपने परिवार और उसका पालन पोषण करना शुरू कर चुका था बहुत समय पहले। तो ऐसे लोगों को आज की डेट में हम फोकस कर रहे हैं जो 8वीं के बाद अपना पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो अपना देख रहे हैं, वो भविष्य बना रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 8वीं के बाद अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है तो वो हमारे यहाँ वेल्डर में प्रवेश ले सकते हैं। जिन्होंने किसी कारण, इसमें प्रवेश लेने के लिए उम्र की कोई पात्रता नहीं है। अच्छा, उम्र की कहीं से कोई पात्रता नहीं है। एक आप 45 साल का बच्चा भी आप उसको अपने आप में सीख सकते हैं। मतलब ये तो एक तरह से स्किल सिखाने के लिए आपका प्रोग्राम हो गया। जी बिल्कुल, हमारा 1 साल का वेल्डर का कोर्स है जिसमें आप बिल्कुल किसी, मतलब उसमें मिनिमम एज है 14 साल, उसके ऊपर कोई पात्रता नहीं है। आप शानदार काम है ये ले, इसके बाद आप फैब्रिकेटर में कहीं भी आप अपना इसका सर्टिफिकेट लें, एक परीक्षा दें, एक परीक्षा दे के पास होने के बाद फैब्रिकेटर लें। और एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं, हमारे विभाग से जुड़ा हुआ है MSME भी, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज का। ये विभाग हमको प्रोत्साहित करता है कि आप ऐसे बच्चे दें जो अपना खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार करना चाहते हैं। जी जी। किस तरीके से? कई सारी गवर्नमेंट स्कीम चल रही हैं जिनके माध्यम से इनको लोन प्राप्त होता है। जिला उद्योग व्यापार केंद्र से, MSME से इनको फंडिंग हो सकती है। ये सर्टिफिकेट के थ्रू इनको लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें, मतलब सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। इनकी मदद भी हम लोग करते हैं हमारी संस्था से, इनकी फ़ाइल बनवाना, तैयार करवाना, ये सब चीज़ें तैयार करवा के, और इनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्वयं का भी रोजगार करें। एक आज की डेट में वेल्डर को चाहिए क्या? एक मशीन, एक ट्रांसफार्मर मशीन एक हो जाए और एक लेबर हो जाए। आप घर घर जाके आपका वेल्डिंग का व्यवसाय कर सकते हैं। इतना हम देखते हैं कि आज की डेट में आप अगर 3 शेड बनवाने के लिए देखेंगे तो आप वेल्डर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आप मिलेगा बहुत मुश्किल से, और मिलेगा भी तो वो आपको 15 दिन 10 दिन का समय लेके ही काम करवा पाएगा। लेकिन सर एक यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही बच्चा 10th-12th पास करता है या 10th के बाद से ही जो है घर वालों की अपेक्षाएं और यार दोस्तों की और समाज की, उनको सीधे कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं कलेक्टर, मतलब इसी रूप में देखना शुरू कर देते हैं। वो उनकी एलिजिबिलिटी, उनके अंदर उतनी काबिलियत है उस वहाँ तक पहुँचने की या नहीं है, वो मायने नहीं रखता उनके लिए, और एक सपना सा दिखा दिया जाता है। जैसे ही वो पास आउट होते हैं और वो उसी कंपटीशन में अपना जीवन खपाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में हम ITI की बात करें तो उस तरफ बच्चे क्यों नहीं मुड़ पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसका एक संक्षिप्त उदाहरण दूं कि अगर किसी, आप बहुत बड़ी फर्म का, अगर अपन एक, मैं नाम नहीं बता सकता, किसी कोई भी एक फर्म XYZ हो सकती है, कोई भी एक फर्म ले लें, तो आप एक फर्म में क्या आइडेंटिफाई करते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि एक मैनेजमेंट लेवल होगा, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल होगा। उसके बाद मैनेजमेंट लेवल के बाद एक ऑफिसर होगा, ऑफिसर स्टाफ होगा, फिर उसके बाद एक टेक्निकल वर्क होगा जी, और सबसे नीचे आएगा आपका टेक्नीशियन। तो मुझे ये बताइए, अगर टेक्नीशियन वहाँ पर नहीं है तो क्या मैनेजमेंट, क्या वो तीनों लेवल अपने सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मेन धुरी तो टेक्नीशियन ही है। ठीक है। अब क्या है, पेरेंट्स की ये अपेक्षाएं, और होनी भी चाहिए बच्चों से, आज के परिवेश में बच्चों से अपेक्षाएं होनी भी चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो मैनेजमेंट लेवल पे काम करे, अदर वो गवर्नमेंट हो अदर या अपना प्राइवेट सेक्टर हो, पर मैनेजमेंट लेवल पे काम करे। लेकिन सभी तो नहीं हो सकते ऐसा, है ना। किसी की आर्थिक स्थिति किसी को पक्षपात करा देती है, किसी की पारिवारिक स्थिति किसी के साथ पक्षपात करा देती है, लेकिन बच्चे सारे हुनरमंद हैं। सभी पेरेंट्स अपने ये चाहते हैं कि वो बिल्कुल टॉप लेवल्स में काम करें, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, लेकिन फिर भी भारत में अभी भी ये मैं मानता हूँ कि इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का इतना रोल नहीं है, और आपका क्लरिकल का इतना रोल नहीं जितना टेक्नीशियन और नीचे की वर्कर्स का है। तो उसी के आधार में, मतलब आप ये समझें, हमारा विभाग जो है कौशल विकास, ये सन 1955 के आसपास स्टैब्लिश हुआ। क्यों हुआ, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी? एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लें कि BHEL जब खुला होगा अपने भोपाल में जी, तो
जो भी वहाँ पर HOD रहा होगा, जिसने भी रहा होगा, उसने क्या सबसे पहले आइडेंटिफाई किया होगा, क्या उसने ये सोचा होगा कि मुझे 4 इंजीनियर और मैनेजमेंट के टॉप आदमी मिल जाए, मैं वर्क कर लूँगा? संभव ही नहीं है। आप बताएं। उन्होंने ये सोचा होगा कि नहीं, मेरे पास बहुत बड़े बड़े मैनेजमेंट के आदमी हो जाएं और मेरा जो BHL है वो रनिंग हो जाएगा। संभव ही नहीं है। नहीं, आप आज भी देखेंगे भोपाल में पूरे भारत से लोग आकर BHL के कारण बसे हैं। और कहाँ से शुरुआत की है? टेक्नीशियन से, नीचे से। जी। जब उन्होंने रनिंग करना शुरू किया तब उनको लगा कि अब हमारा क्लरिकल होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए और भी मैनेजमेंट आदमी होना चाहिए। तो ये जो एक विचार है ये हर एक पेरेंट्स में नहीं आता। पेरेंट्स सबसे पहले ये सोचता है कि मेरा जो बालक है, मेरी जो बालिका है, मेरे जो परिवार के जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ये करें कि ऐसा जो है ऊपर निकले, और अपेक्षा होनी भी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं ये अपेक्षा बिल्कुल होना चाहिए। मेरा यहाँ मैं बच्चों को इस उद्देश्य से नहीं कह रहा हूँ ये बात की क्या वो नहीं कर सकती हैं। मेरा एक सीधा सीधा कहना ये रहता है, हर बच्चे को अपना आंकलन पता होता है जी, और उसके पेरेंट्स को भी पता होता है जी कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी कितनी है जी, है ना, कितना वजन वो उठा सकता है जी। तो उससे हम उससे ज़्यादा का वजन क्यों उठवाते हैं? पेरेंट्स भी वहाँ दोषी हैं, क्योंकि पेरेंट्स उसको वजन ज़्यादा उठवाते हैं और बच्चा संकोच में और समाज के दबाव में कह तो पाता नहीं है, वो वजन उठाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना 1 2 साल 3 साल 4 साल उसमें बर्बाद करता है, फिर वापस लौट के अपने को कोई ना कोई दूसरी फील्ड तलाशनी होती। इसलिए मेरा कहना ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का कैपेसिटी देखें और यदि लगता है, बिल्कुल देखिए वो भी तो पद है ही है ना, जाएगा ही कोई वहाँ तक, उसमें ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन यदि वो बच्चा स्किल की तरफ जा सकता है तो क्यों ना हम उसे ऐसी जगह भेजें कि जिससे कि वो अपने खुद का इंडस्ट्री खड़ी करे ना। वो जी भाई सीखने के बाद ही तो खड़ी कर पाएगा ना। जी। जैसे आज ITI में आपके पास कोई ट्रेड में जाता है और वो सीख जाता है वहाँ से, और उसके बाद फिर वो जब सीखने के बाद अपने 2 आदमी रखेगा, 2 आदमी रखने के बाद 2 से 4 करेगा, तो बट नेचुरल है कि वो ग्रोथ कर सकता है। जी जी जी। जैसे देखिए आपने जैसे बताया कि हर पेरेंट्स को वजन डाल देते हैं या बोझ डाल देते हैं और फिर बच्चा वो सर्वाइव नहीं कर पाता और उसके बाद वो 0 पे आ जाता है अगर वहाँ से नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कई सारे एग्ज़ाम्स में एज लिमिट है, अटैम्प्ट भी लिमिट है कि अटैम्प्ट जो है निश्चित है, लेकिन आप ये देखें ना कि ITI के लिए एज लिमिट का कोई सिद्धांत नहीं है। बहुत बढ़िया है ना। तो अगर किसी बालक को, किसी बालिका को एक समय पे आके ऐसा लग रहा है कि मैं अब आगे नहीं पढ़ सकता या मेरे पास पारिवारिक स्थिति नहीं है कि धन है, इसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है गवर्नमेंट ITIs में, और इसके कारण जो है मुझे सीधे सीधे ये एक व्यावसायिक कोर्स कहा जाता है, ये एक ऐसा कोर्स रहते हैं ITIs के जिनमें आप पास होके सीधे अगर आप कुछ ना कुछ करना चालू कर दें, अगर घर ना बैठें, तो धनार्जन करने की व्यवस्था आपकी तत्काल रूप से चालू हो जाती है। चलिए खैर, अब मैं वापस आपके इंस्टीट्यूट की तरफ आता हूँ। आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें एक तो कितनी सीट्स हैं जी, कि कोई सीट्स फिक्स रहती हैं क्या जी, और कौन कौन सी ट्रेड है, थोड़ा सा ये बताएं। जी, मैं अपने इंस्टीट्यूट का परिचय देना चाहूँगा। हमारा इंस्टीट्यूट जो है गंज बासोदा का, वो 2016 से शनि मंदिर के पास संचालित किया जा रहा है। उससे पहले ये यहाँ पर जय स्तंभ के पास एक्सीलेंस स्कूल के प्रांगण में लगता था। अब 2014-15 से शिफ्टिंग हुई थी और 16 तक रनिंग आते आते वहाँ पर आपका हमारा नई बिल्डिंग पे पहुँच चुका है। वर्तमान में हमारे यहाँ 6 व्यावसायिक ट्रेड चल रही हैं, जिनको हम 4 जो है टेक्निकल रूप से कहा जाता है और 2 ट्रेड जो है नॉन टेक्निकल कहा जाता है। पहले मैं बात करता हूँ 2 नॉन टेक्निकल ट्रेड की, जिनमें हम बोलते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसको संक्षिप्त रूप से कोपा कहा जाता है, जिसमें वर्तमान में 48 सीटें हैं। ये कोर्स एक महिला प्रधान कोर्स है, ऐसा माना जाता है ना। ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा संक्षिप्त है कि एक इलेक्ट्रीशियन का वर्क करना, एक फिटर का काटने का, एक वेल्डर का वर्क करने की अपेक्षा ज़्यादा आसान है आपकी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई। हाँ, तो हमारे यहाँ इसमें 48 सीटें हैं और महिला की जब बात निकली है तो हमारे पूरे संस्थान में 35% सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। हमारी कुल सीटें हैं इस वक्त 216, तो 216 का 35% जो है वो हमारे लिए आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो पहले हम कंप्यूटर के बारे में बताएं। 1 साल का कोर्स है, 48 सीटें हैं, महिला प्रधान है। ये यहाँ की जो बच्चियाँ अगर आप ये देखें तो वो
एक कंप्यूटर से संबंधित एक ऐसा कोर्स करती हैं जिसमें कंप्यूटर की नेटवर्किंग, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और लैंग्वेज के बारे में, और एमएस बहुत सारी चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, भी सिखाते होंगे। कोडिंग वगैरह का भी उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है अभी नए सिलेबस में। तो ये सब चीज़ों को हम लोग को वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटिंग और प्रोग्रामिंग में सिखाया जाता है जी। इसके बाद एक और जो है ट्रेड है वो भी नॉन टेक्निकल कहलाती है, वो कहलाती है स्टेनोग्राफर हिंदी। जी। स्टेनोग्राफर हिंदी जो है वो हमारे यहाँ बहुत ही मतलब ऐसी ट्रेड है जिसमें बच्चे बहुत उत्सुकता से प्रवेश लेते हैं हायर परसेंटेज के। अच्छा। क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि उस ट्रेड से एक सिटिंग जॉब, एक अच्छी मतलब रेपुटेटेड जॉब, क्योंकि उसके पास होने के बाद आप स्टेनो बनते हैं जो कि कोर्ट में, ऑफिस में, मंत्रालय में, रेलवे में, काफ़ी सारी जगह पर आवश्यकता रहती है। स्टेनोग्राफर की एक बच्ची है जिसको 2020-22 में करने के बाद, 21-22 में करने के बाद, कंचन दांगी बासुदा की बच्ची है, वो रेलवे रतलाम में स्टेनो हुई है। तो जब एक जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक पूर्व छात्रों की जब वो कॉन्वोकेशन हुई थी तो उस बच्ची को बुलाया गया था। शिवराज सिंह चौहान माननीय जो हमारे मंत्री जी है, उस समय मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया था। ये मतलब आप देखिए किस लेवल पे पहुंचे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब के स्टेनो भी अपने ही यहाँ के हैं, बच्चा है, यहीं से पास आउट है। तो ऐसे ये कोर्सेज हैं, ये स्टेनो के कोर्स, एक ओपा कोर्स, ये महिला प्रधान और सिटिंग जॉब और क्लरिकल और बहुत वाइड जो उसमें हैंड रहते हैं ना, वो वाले जॉब है। फिर हम बात करेंगे हमारे यहाँ से जो इनमें लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है ना, स्टेनो में कंपटीशन ज़्यादा, एग्ज़ाम होते हैं, पास होना रहता है, लेकिन अच्छा है, वो तो एक पार्ट है उसका, उसमें कोई बुराई थोड़ी है उसमें। हाँ, अच्छा है, तो अच्छी बात है ना। दूसरा फिर अपन जैसे बात करें इलेक्ट्रीशियन का, तो इलेक्ट्रीशियन सबसे टॉप रेट पे हमारे यहाँ चलता है। इलेक्ट्रीशियन में हमारे यहाँ 20 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, 2 साल का कोर्स है। 2 साल के कोर्स को करने के बाद आपकी रेलवे, आपका पब्लिक सेक्टर्स की कंपनीज़ और आपके कई सारे इंडस्ट्रीज़ में आप एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए टेक्नीशियन आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद आपका खुद का रोज़गार आप बहुत आराम से इसमें प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि आप एक साइट इंजीनियर, साइट उसके साथ मिलकर और आप अपनी इसमें इलेक्ट्रीशियन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद एक और टेक्निकल कोर्स में आता है हमारे यहाँ फिटर फैब्रिकेटर, जो कि आप देख रहे हैं कि आज की डेट में इमारतें और फिटर्स फैब्रिकेशन का जो काम हो रहा है, स्टील का और सब चीज़ों बढ़ते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जो है वो आज की डेट में काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। तो वहाँ पर मशीन्स में, शिप में और कई सारी इंडस्ट्रीज़ में लेथ मशीन पे वर्क करने वाले, CNC मशीन पे वर्क करने वाले जो टेक्नीशियंस होते हैं वो फिटर की अपने क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, है ना। इसके बाद हमारा वेल्डर, जैसा मैंने आपको परिचय दिया, वेल्डर जो है आज की डेट में हर जगह छोटी छोटी दुकानों में, छोटे छोटे उसमें ही वेल्डर का काम चल रहा है। वेल्डर में भी हमारे यहाँ 40 सीट है ना। फिटर और इलेक्ट्रीशियन में 20-20 है, वेल्डर में 40 है। तो जो 40 सीट्स हैं वेल्डर में, वो 8वीं से ही आप ग्रैब कर सकते हैं। ये सीट्स जो है आपके लिए 8वीं से ही उपलब्ध हैं। और इसके बाद एक और बहुत ही मतलब एक पॉइंट से हटकर, लीक से हटकर, जो कि बासुदा क्षेत्र को देखते हुए, बासुदा विदिशा जिले को देखते हुए एक ट्रेड है, वो है मैकेनिक ट्रैक्टर। जैसे कि यहाँ कहा जाता है कि जिला ही अपना कृषि प्रधान क्षेत्र है जी। काफ़ी सारे यहाँ पर उन्नत तरीक़ों से खेती और ये सब चीज़ें की जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक ट्रेड संचालित की जा रही है, मैकेनिक ट्रैक्टर। मैकेनिक ट्रैक्टर में भी 40 सीटें होती हैं और इनको करने के बाद आप एक गाड़ी, एक इंडस्ट्री, एक जैसे आप बोलते हैं ना एक ट्रैक्टर के टेक्नीशियंस वो बन जाते हैं। तो आप ये कहाँ लग सकते हैं, जैसे कि आपका कोई प्राइवेट जो है आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल किसी ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको ट्रैक्टर टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है। फिर कई सारे सर्विस सेंटर हैं। आप खेती किसानी फील्ड पे देखते हैं तो वहाँ पर जो ट्रैक्टर में ब्रेकडाउन आते हैं उनको सुधारने के लिए भी टेक्नीशियंस चाहिए। फिर सर्विस सेंटर के बाद आप खुद का भी कर सकते हैं। खुद का एक आपको लगता है कि मैं इतना हुनर हो चुका है, सीख लिया है, मैंने इतना अनुभव आ गया है कि अब मैं खुद का भी व्यापार इसमें ट्रैक्टर के टेक्नीशियन के रूप में कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनकी आवश्यकता है। कई सारे अपने यहाँ जो ट्रैक्टर के टेस्टिंग सेंटर होते हैं ना, वहाँ जिनमें से एक ट्रैक्टर टेस्टिंग सेंटर अपना बुधनी में है, होशंगाबाद, हाँ बुधनी में है। वहाँ पर आप
सरकारी वो एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि टेस्टिंग करती है ट्रैक्टर की, तो वहाँ भी आप इसमें पद पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास कोई कंपनियां भी आती हैं क्या इस तरह कोई हायर करने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों के यहाँ पर 3 से 4 कंपनियों का तो टाई अप है, जैसे कि आइशर भोपाल ट्रैक्टर के लिए, इसके बाद आपका यजाकी, मतलब ऐसी एजेंसीज़ हैं जो इन कंपनियों में लगातार हमसे संपर्क में बनी रहती हैं। टाटा मोटर्स में, मारुति सुजुकी मानेसर में, गुजरात के में आपका, और वॉल्वो आइशर में, है ना। वॉल्वो आइशर आपका, चाहे आप धार ले लो, चाहे आपका अभी भोपाल चालू हुआ है बग्गड़ प्लांट वो ले लो, टाटा का आपका ले लीजिए, आप गुजरात का ले लें, हैदराबाद की कुछ कंपनियां, इन सब चीज़ों से हम लोगों को जुड़ा रखा हुआ है। एक बहुत सारे ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप है, जब भी यहाँ रिक्वायरमेंट्स आती है हम लोगों को वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है। कुछ हमसे अप्रोच करती हैं कि आप हम आ रहे हैं आपके यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव करने, तो प्लेसमेंट ड्राइव भी अपन आयोजित कराते हैं। और वेल्डर और ट्रैक्टर के बच्चों के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि 100% प्लेसमेंट होता है उनका। आपको उसे पास होना है, और पास होने के बाद आपको ये मान के चलिए कि अगर आप जैसे तत्काल रूप से काम करना चाहते हैं तो भोपाल में वेल्डर एंड ट्रैक्टर के लिए आइशर मोटर्स, वॉल्वो आइशर और टैफे ट्रैक्टर्स, इन सब चीज़ों में, और यजाकी भी है, इन सब चीज़ों में आपके लिए तत्काल रूप से टेक्नीशियन के लिए आपका अरेंजमेंट हो जाता है। जी, एक दिक्कत यहाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ कि ये एक चीज़ देखने में अभी आई थी कि इज़राइल ने कुछ हमारे यहाँ से ITI वाले बच्चे हायर किए थे, और चूँकि उन्हें हायर तो कर लिए और मालूम चल रहा कि वो ITI करे हुए भी थे, लेकिन उनको स्किल वो प्रॉपर, उन्हें या तो गए नहीं होंगे कॉलेज, या यहाँ से सर्टिफिकेट खाली ले लिया, और फिर जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनको उसका नॉलेज नहीं रहता। तो ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं क्या? कोई बच्चे एडमिशन ले लेते हैं और आते नहीं हैं, ऐसा कुछ भी रहता है क्या? देखिए, सरकारी ITI में तो ये स्थिति ना के बराबर है, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, मास्टर्स हैं, पूरी व्यवस्थाएं हैं। बच्चों का कभी ऐसा एक माना जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है, इसको आप डिस्टेंस लर्निंग के साथ नहीं कर सकते, इसको आप घर बैठे नहीं कर सकते। हाँ, आप एक वीडियो देख के ये समझ सकते हैं कि आप इसको कैसे हम इसको करेंगे, पर जब तक आप स्क्रू ड्राइवर को लेके नट खोलने नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान उस चीज़ का नहीं आएगा। तो इन्हीं कारणों से, रुचि ना होने के कारण से कुछ बच्चों को हो सकता है कि ऐसा प्रावधान हो जाए, या कोई ऐसी संभवतः कुछ ऐसी निजी एजेंसीज हैं जहाँ पर वो सीख रहे हो तो उनको प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो, और 20 बच्चों में से 2-4 ऐसा हो सकता है कि आप कह रहे हैं कोई ऐसा अनुभव आया है। और मैं एक ऐसा भी, मैंने अभी एक वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में मैंने अनुभव लिया है। मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ करूँगा, थोड़ा सा पॉइंट अलग हो जाएगा अपना। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन जो होता है एक ओलंपिक तरीके का है, जिसमें पूरे वर्ल्ड के 8 से 15 देश ऐसे हैं जो इसमें कंपटीशन लेते हैं। भारत भी इसमें लेता है। 4 जोन से उसमें प्रतिभागी जाते हैं, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ से। तो कुछ साउथ के बच्चे काफ़ी अच्छे वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो जब मैंने उन लोगों को देखा दिल्ली में नेशनल स्किल में, तो वो बच्चे काफ़ी अच्छे थे साउथ के। लेकिन जब वो साउथ के बच्चे काफ़ी अच्छे निकले और जब वो चाइना और जापान से कंपटीशन करने गए, तो वो मतलब थोड़ा सा यहाँ फेलियर ऐसा लगा कि वो उनको थोड़ा सा लैक है। लेकिन फिर भी कई सारे हमारे यहाँ के बच्चे जो है इस बार वर्ल्ड स्किल 2026 में कई सारे वो लेके आए हैं, मेडल्स लेके आए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इजराइल और काफ़ी सारे देशों में, अच्छा, पूरी दुनिया में आज आप एक चीज़ देख रहे होंगे, पूरी दुनिया में आज एक स्किल लेबर की बहुत आवश्यकता है जी, चाहे वो किसी फील्ड में हो, इवन टीचिंग में तक मैं कहूँ जी, तो टीचिंग में भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर स्किल होती है वो नहीं रहती। तो ऐसे ही आपको नहीं लगता कि आवश्यकता तो पूरे दुनिया में है लेबर की, और यहाँ दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी भी है, ये भी बिल्कुल दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि उनके अंदर कोई स्किल नहीं होने के कारण शायद वो बेरोजगार हैं। नहीं, ऐसा मानते हैं क्या आप? मैं तो ऐसा नहीं मानता। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ जानता हूँ कि शायद अवसर और उचित जो मार्गदर्शन है उसके कारण ये जो है बच्चे ये सोच रहे हैं कि बेरोज़गारी है। वरना आज की डेट में तो इंडस्ट्रीज़ आप ही देखें ना, आप एकमात्र BHL होने के कारण MP का डेवलपमेंट, भोपाल का डेवलपमेंट हो गया पूरा एक मात्र। आज की डेट में
आप वहाँ पर वॉल्वो आइशर जैसी कंपनियाँ आ चुकी हैं जो बहुत बड़े स्तर की कंपनी है। इसके बाद आपका ट्रैक्टर की एजेंसी मंडीदीप में है, बना रही है मैन्युफैक्चरिंग। प्रॉक्टर एंड गैम्पल है, HEG है भेल के क्षेत्र में। तो आप ये मान के चलिए वहाँ रिक्वायरमेंट काफ़ी सारी हैं। अब बच्चों को एक छोटा सा जो अनुभव हमको दिख रहा है वो होम सिकनेस का काफ़ी सारा ऐसा लगा है कि मैं अगर किसी बच्चे से कहूँ कि वो अपने परिवेश को, खेती को और खेती को छोड़ के मैं कहूँ कि भोपाल जाए, एक कमरा ले और 8:30 बजे से सुबह 7 बजे से पंच करे और 3:30 बजे तक वहाँ पंच करके अपना काम करे, तो थोड़ा सा उनको लग रहा है अगर वो जोन से नहीं निकलना चाहते, अगर वो इस जोन से बाहर निकल के इस कोर्स में कूद जाए तो ये मान के चलिए कि उनका जो आप बोल रहे हैं ना कि उनको लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल नहीं पा रही है, तो बस ये बेरोजगारी शब्द वहाँ खत्म हो जाएगा, है ना। जी, जी, जी। ये ऐसा करना अगर वो सोच लें कि ऐसा करने लगे हम, ऐसा हो जाए। अभी काफ़ी सारे बच्चे हम जैसे चेन्नई या गुजरात भेजते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार कहाँ आके फंस गए हैं, हमको उठना पड़ रहा है, 2 लोग रूम में रह रहे हैं, कंपनी ने रूम दिया है, उसका पैसा कटता है लेकिन कंपनी ने रूम दिया है, कैंटीन में फैसिलिटी है, सब कुछ है, लेकिन फिर वो कहता है कहाँ जाएं, घर की याद आ रही। तो हम जब भी किसी बच्चे को मध्य प्रदेश के बाहर भेजते हैं ना तो हम ये बोलते हैं कि आपको 2 साल तक थोड़ा सा सरवाइव और थोड़ा सा स्ट्रगल करना है, वो करना पड़ेगा यदि आपको लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, ठीक बात है। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपको ये मान के चलिए कि आप वापस आ जाएंगे 2 महीने में, यार क्या करवा रहे हैं, ये तो हमको मशीन चला रहे हैं, मशीन चलाने में हमें ये लग रहा है वो लग रहा है, तो फिर वो आप फिर आके यही कहेगा कि भाई मैं बेरोजगार हूँ, जबकि वो अपॉर्चुनिटी उसको है ना। हम ये कह रहे हैं हमारी 6 ट्रेड में से 2 ट्रेड है, कोपा और स्टेनो, जहाँ पर थोड़ा सा जो कंपटीशन है गवर्नमेंट तैयारी करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी की चारों ट्रेड में आप ये मान के चलें कि अगर पास हो गया है बच्चा और हमारे को ये बोल दे कि मैं इंदौर तक जाने के लिए भी तैयार हूँ, इंदौर तक जाने के लिए भी तैयार हूँ, तब भी उसके लिए रोजगार उपलब्ध है। उसके लिए रोजगार 99.99% उपलब्ध है। अच्छा, ये आजकल आप देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ इसमें भी कोई आपके पास कोई जी देखिए, मैं विदिशा का पूरा परिक्षेत्र आपको समझा दूं कि ये जो 2 ट्रेड हैं, स्टेनो और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सिर्फ बासोदा में संचालित हैं। बाकी आपका जिले स्तर पे जो ITI है, विदिशा ITI, वहाँ पर सोलर टेक्नीशियन भी है और कुरवाई जैसे क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आपकी संचालित है। कुरवाई ITI में हमारे यहाँ ड्रोन टेक्नोलॉजी है। आप ये सोचिए कि आज की डेट में अग्निवीर और इन सब चीज़ों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी, आप शादियों में ही देखें ना, बहुत 6 महीने का कोर्स है और डिप्लोमा लेना है, परीक्षा करना है, आपका पास हो जाना है। अरे एग्रीकल्चर में सिंचाई करनी है, बहुत सारी चीज़ें ड्रोन के माध्यम से हो रही हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो सर मैं एक बात और कह के इस बात को ब्राह्म की तरफ जाऊंगा कि ऐसा कोई आप लोग कोई मेला आयोजित नहीं कर सकते क्या, या कोई एक मतलब कहना चाहिए शहर के अंदर कोई कंपटीशन या कोई अपनी प्रदर्शनी इस तरह की लगाएं कि जिससे कि लोगों का झुकाव उस तरह, बच्चों का झुकाव उस तरफ हो, और सभी स्कूल्स, जितने स्कूल्स हैं उनको वहाँ पे इनवाइट करके वहाँ पे अपना दिखाएं कि यहाँ इस तरह का काम होता है। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों का झुकाव उस तरफ होगा। जी, ये बहुत बढ़िया सुझाव रहा है आपका कि हम एक पॉइंट ऐसा डेवलप करें जहाँ पर कुछ समय समय पर, खासकर एडमिशन्स के टाइम पर एक गैलरी टाइप की डेवलप कर दी जाए, जहाँ पर प्रदर्शनी में काफ़ी सारी चीज़ें देखी जा सके। वैसे हम लोगों समय समय पर हम रोजगार मेले आयोजित करते हैं। युवा संगम एक कार्यक्रम है जिसमें जिले से संचालित होता है, जिसमें प्रत्येक तहसील में रोटेशन के अनुसार एक युवा संगम मेला होता रहता है। तो अभी पिछले 7 से 8 दिन पहले विदिशा जिले में हुआ है, बासोदा में भी एक हो चुका है। तो उस समय काफ़ी सारी भीड़ और स्टॉल और ये सब युवा संगम रोजगार के कारण हुआ है। लेकिन जो आपने जो एक मतलब एक रोजगार मेले को और प्रदर्शनी से अलग बताया, ये विचार हम बिल्कुल हमारी मैनेजमेंट टीम में रखेंगे कि जो इस चीज़ की एक चीज़ बनाई जाए, एक पॉइंट डेवलप किया जाए और उस पॉइंट को काउंटर, क्योंकि हम थोड़ा सा ऐसा भी हमें प्रतीत होता है कि हम थोड़ा सा आइसोलेट जगह पे हैं, तो हम एक शहर के बीचों बीच कहीं एक जगह इस जगह को डेवलप किया जाए तो एक पॉइंट डेवलप हो जाएगा जो कंटिन्यू वहाँ पर प्रदर्शनी, जानकारी और कोई भी ऐसी चीज़ जो एक मार्गदर्शन के लिए वहाँ पर उपलब्ध रहे। जी जी जी, चलिए, थैंक यू, आपने सुझाव माना उसके लिए। बाकी आप संक्षिप्त में कुछ और बच्चों के लिए कहना चाहते हो
तो आप कह सकते हैं जी, अपनी तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हमारी ITI सभी मध्य प्रदेश की सभी ITIs में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पंजीयन जो है MP ऑनलाइन अथवा आपके खुद के मोबाइल के माध्यम से dsd.gov.in पर जाकर आप कर सकते हैं और अपनी रुचि अनुसार संभावित ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, आप वर्तमान में कितनी भी ट्रेड सेलेक्ट करें। प्रायोरिटी के अनुसार, आपके परसेंटेज के अनुसार एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सिलेक्शन होके आपको जो है ये अलॉट की जाएंगी और ये प्रक्रिया पूरी आपकी जून और जुलाई के माह तक चली जाएगी। इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो बच्चे, ऐसे बच्चे जिन्होंने तत्काल रूप से अपनी पढ़ाई को और अधिक विचार ना बनाया हो आगे पढ़ने का, या सोच रहे हैं कि हम अपने पारिवारिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए धन अर्जन की प्रक्रिया चालू कर सकते हैं और अपना कौशल और हुनर को बढ़ाकर हम अपने देश को और अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ये सब प्रक्रिया अपना सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ज़रूर एक हमारा ये सुझाव रहेगा कि वो आएँ और पंजीयन करें और प्रवेश लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी। नमस्कार।